तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिलादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। अभी है दिन का टाइम और हम आपका देख रहे हैं बेसिकली जीएस पेपर 3। ठीक है। हम्म, तो जीएस इस पेपर को देखने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है। वो ये कि अभी जो मेरी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मेंस की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। ठीक है। नोट्स में आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ सब फ्री है। ठीक है। तो ये ऐसी क्लासेस हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ते हो मेहनत करके, तो ये अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाओ, वहाँ आपको जो महंगी महंगी कोचिंग फीस आपको देनी पड़ती है, तो उससे काफ़ी बेटर अभी क्लासेस हैं। ठीक है। तो उनसे मुकाबले आपकी फीस का जो आपका बोझ है उससे आप बच जाते हो। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं है, तब भी आप आसानी से जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसके स्तर पे आप खुद को ला सकते हो कि आप खुद को वहाँ पे कंप्लीट कर पाओ और बाकी बच्चों के साथ जो कोचिंग जा रहे हैं या अन्य तक से आप तैयारी कर रहे हैं बेसिकली। तो मेरी इन क्लासेस वगैरह से जिन बच्चों को फ़ायदा मिला है असल में, तो उनमें से दो तीन बच्चों ने मेरी आगे आके हेल्प की। ठीक है। उनमें सबसे पहले शिवानी रावत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने स्तर पर एक फाइनेंशियल हेल्प मेरी की बेसिकली। मोहम्मद यूसुफ जी का भी इन्होंने भी एक हेल्प की, और एक और है आदेश कुमार जी, इन्होंने भी हेल्प की। ठीक है। तो मेरा ये दिखाने का मतलब, मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि अमाउंट, बात अमाउंट की नहीं है, बात है आगे बढ़ के हेल्प करने की। इन्हें अब ये लोग हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाकई में क्लासेस जो इंपॉर्टेंस हैं उनका अपना एक फ़ायदा इन्हें मिला है। इन क्लासेस से, इन नोट्स से उनकी जो मेंस की तैयारी है उनमें इम्प्रूवमेंट उनका हुआ है। ठीक है। तो इसलिए वो आगे बढ़ के मतलब आगे आए और उन्होंने हेल्प की। ठीक है। और ऐसा कोई मेरी बॉन्डिंग नहीं है या फिर कोई वो नहीं है कि ज़बरदस्ती या फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इस चीज़ करने का। अगर आप लोग से भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर भाई आपके लिए जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, अगर इन क्लासेस से आपको लग रहा है कि वाकई में आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी मेंस की जो आपकी तैयारी बेसिकली उसमें एक नया आयाम वगैरह जुड़ रहा है। ठीक है। आपको सोचने का नया तरीका मिल रहा है, आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि किस तरीके से हमें मेंस का प्रिपरेशन बेसिकली करनी चाहिए बिना कोचिंग की भी सहायता से। ठीक है। और आपकी बोल सकते हो कि आपको हेल्प मिल रही है। ठीक है। ऊपर से आप सक्षम हो आर्थिक रूप से कि आप आगे आगे हेल्प कर सको। ठीक है। और आपका मन है, तो अगर तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो तभी आप जो है फाइनेंशियल हेल्प आप कर सकते हो, जितना जिसका मतलब जितना करने में कोई सक्षम है उतने स्तर पे। ठीक है। तो ऐसे नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर निर्भर है, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। क्लासेस तो आपको मैं सारी फ्री दे रहा हूँ। ठीक है। आप बस पढ़ो अच्छे से और सिलेक्शन लो। ठीक है। तो यही था। बाकी थैंक यू सो मच अगेन आप तीनों का, और बाकी आप सब लोगों का कि आप अपना प्यार दे रहे हो यूट्यूब पे। और फिर धीरे धीरे हम चीज़ें आगे लेके चलते रहेंगे जितना मैं कर पाऊँगा। ठीक है। तो तो अभी है साइंस टेक वाला। साइंस टेक हो गया था, इंटरनल सिक्योरिटी वाला बेसिकली। ठीक है। तो कल हमने एक आधा आपका एक क्लास हो गई थी बेसिकली, और कुछ उसके टॉपिक्स और बचे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन्हें हम आज देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही थी, 1 घंटे तक आपकी हो गई थी, मैंने चाहता था कि आप फिर बोर होना शुरू हो जाओ। ठीक है। इसलिए फिर मैंने क्लास आपकी थोड़ी छोटी कर ली थी वो। वरना करने को तो मैं आपको 2 2 घंटे क्लास भी दे सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है जब आप उसे कंप्लीट करोगे नहीं तो उसका कुछ आउटपुट ही निकलेगा, तो उतना कुछ फ़ायदा है नहीं। इसलिए मैं आपको क्लास थोड़ा छोटी करके दे रहा हूँ। ठीक है। तो आज आपका ये निपट जाएगा। तारीख है आज 2 तारीख में भी, और कल आपका निपट जाएगा 3 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे नहीं, कल आपका निपट जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। ठीक है। कब है? कल 3 तारीख है ना, 1 मिनट ना, 3 3 को आपका निपट जाएगा आपदा वाला सेगमेंट। तो अब कहने का मतलब है कि 3 नवंबर तक आपका क्या क्या हो रहा है, 3 नवंबर तक आपका GS 3 आपका पूरा हो गया है। ठीक है। इसके साथ अभी करंट अफेयर की एक क्लास आपकी और बची है, वो हम कल देख लेंगे। तो आपका उत्तराखंड पेपर आपका जो फर्स्ट है वो आपका पूरा निपट जाएगा। 3 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी हमारा हो ही रखा है, ऐसे हमारा हो ही रखा है। ठीक है। और क्या बचा? एथिक्स हमारा हो चुका है। ठीक है। और जो इसमें आज एजुकेशन वाला निपट जाएगा, और 3 तक जो आपका हेल्थ वाला है, अगर एक क्लास में हो पाए, नहीं तो फिर 4 तारीख, मतलब 3 तारीख आप मान लो कि हेल्थ वाले आपका निपट जाएगा। अगर नहीं हो तो 4 को निपटा लेंगे भाई। समझ लो। तो 3 तारीख तक आपके ये पेपर निपट गए भाई, आपका 1 2 3 4 5 6। अब बचे कितने? 2 पेपर। समझिए। और 2 पेपर बचे। अब 4 तारीख मान लो, आप 4 ही मान लो कि 4 नवंबर तक आपकी सारी निपट गया, क्योंकि हेल्थ का ये या उत्तराखंड पेपर 2 का बेसिकली हम, हेल्थ नहीं, उत्तराखंड पेपर 2, ठीक है, उसका जो हेल्थ वाला टॉपिक है वो आपका 3 नवंबर तक आपका निपट जाएगा। ठीक है। मतलब 4 नवंबर तक आपका आधा पोर्शन निपट जाएगा। अब 4 तक हम फ्री हो गए। अब 4 से हमारा क्या है कि अगले दिन से हमारे पास तीनों क्लास आपका फ्री है। ठीक है। तो 5 से हम क्या करेंगे, सीधे या फिर तीनों टाइम आपका GS 2 देख लेंगे, या फिर
कि 3 3 क्लास है ना आपकी, तो एक मतलब जो क्लास आपकी लगी है GS3 में, मैंने 6 7 क्लास आपकी लगी में भी, तो 6 7 क्लास आप उसका मान लो पेपर 1 का, तो 6 क्लास मान लो एक, अगर एवरेज आप मानते हो तो 5 और 6 को आप वो मान लो GS1, और 7 और 8 को GS2 मान लो, यानी 8 9 तारीख तक आपका GS1 और GS2 भी आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। फिर हमारे पास काफ़ी दिन बच रहे हैं आपका 10 बच रहा है, 10 दिन वो, और बाकी के 10 दिन यानी कि 20 21 दिन आपके बच रहे हैं इस नवंबर के। तो उस पर हम देखेंगे कि और किस तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट मैं दे सकता हूँ, किस तरीके से आपको चीज़ें बता सकता हूँ जो आपके मेंस में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बात की बात है। तो अभी हम शुरू करते हैं। कल हमने देखा आपका संगठित अपराध को हमने समझा, ठीक है, कि वो होता क्या है, आपने थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग उसकी समझी। अब अगला एक आपका सवाल है ना, बेसिकली इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि जो संगठित अपराध आपका हो गया, भाई जो आतंकवाद आपका बना हुआ है, आतंकवाद, ठीक है, तो इन दोनों के बीच बेसिकली संबंध होता क्या है, ठीक है, आपको दोनों के संबंध स्थापित करना है। और जो संगठित अपराध बेसिकली है और जो आतंकवाद है, इनकी जो संयुक्त चुनौती है, इसको दूर करने के लिए, इससे निपटने के लिए आपको सुझाव भी बताने हैं अपने स्तर पे। तो आप बोलोगे भाई कि संगठित अपराध हमने जो देखा कल बेसिकली, और जो आतंकवाद है, तो उनके बीच हम संबंधों की चर्चा करते हैं। तो आतंकवादी क्या होते हैं, तो आतंकवादी की अगर बात करो आप, तो आतंकवादी क्या करेंगे, जो अपने संगठन को बेसिकली जो आपका जो वित्तीय सहायता है वो प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, संगठित अपराधों का सहारा लेते हैं। जब आतंकवादी समूह, आतंकवादी जो लोग हम बोल सकते हैं, वो जो क्या करते हैं, जो उनके आपके संगठन बेसिकली है, उनको अगर फाइनेंशियली अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो उनके जो संगठित अपराध बेसिकली वो बहुत बड़ा उनको एक सपोर्ट देते हैं बेसिकली, ठीक है। और संगठित अपराध हम बोलें और जो आतंकवादी हम बोलें बेसिकली, तो प्राय क्या होंगे, वो एक ही जो आपका नेटवर्क, आपका ढांचा बेसिकली होता है, उस पर कार्य करने का काम करते हैं, उसी पर कार्य करते हैं, ठीक है। और संगठित अपराध की आप बात करोगे और आतंकवाद की बात करोगे, तो कुछ जो संबंध है बेसिकली, उनको आप 3 आयाम में बांट के आप समझ सकते हो। आप पहले बोलोगे सहयोग की बात करोगे, पहला आयाम बोलोगे सहयोग, हेल्प की बात करोगे, कि भाई जो आतंकवादी एवं जो संगठित अपराधी बेसिकली हैं, वो दोनों हैं, वो दोनों एक ही समान के नेटवर्क ढांचे पर कार्य करते हैं। यानी अब दोनों क्या होंगे, उनके मध्य आपका एक सहयोगात्मक संबंधों को देखा जाएगा, ठीक है। और एक और जहाँ आपका जो संगठित अपराध जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आतंकवाद को वित्तीय सहायता बेसिकली कह सकते हो, फाइनेंशियली भी आपका सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। और आतंकवादी बेसिकली हम बोलेंगे जो आतंकी होंगे, तो आतंकी हेतु आपकी जो जमीनी सूचना वगैरह होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, डिटेल्स वगैरह होगी, वही आतंकवादी संगठन बेसिकली आपका क्या है, संगठित अपराधियों को भी क्या है, भय और हिंसा जैसे उपकरणों के माध्यम से क्या है, गतिविधियों में आपका सहयोग बेसिकली प्रदान करते हैं। तो इसे आपको सहयोग मतलब आप बताओगे कि जो आपका संगठित अपराधी आपके हो गए, या फिर संगठित अपराध बेसिकली हो गया, और जो आपके आतंकवादी हो गए, तो इन दोनों का एक समन्वय जो गठबंधन किस तरीके से आपका काम करता है। अब जैसे बोल सकते हो आप दाऊद इब्राहिम की बात कर सकते हो, जब इंडिया में था, तो किस तरीके से आपका एक आतंकवादी से भी जुड़ा हुआ था, और आतंकवादी था और एक संगठित अपराधी था, तो जो उसके एक पहलू आतंकवाद से आपको जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान से आप जोड़ के देख सकते हो, और जो मुंबई वाले आपके सेगमेंट में जो एरिया में जो संगठित अपराध वगैरह करवा रहा था, तो दोनों के बीच आपका एक सहयोग की चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आप अगला बोलोगे कि आपका सह अस्तित्व की बात करोगे, कि भाई जो आपके संगठित अपराधी होते हैं और जो आतंकवादी समूह होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, एक ही स्थान पर आपका क्या है, अपनी जो गतिविधियां होती है उनको चलाते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों अपने अलग अलग अस्तित्व बनाकर रखते हैं, ठीक है। दोनों में कोई सहयोग ना भी हो, तो दोनों की संयुक्त आपकी उपस्थिति बेसिकली क्या हो सकती है, या संचयी प्रभाव बेसिकली वो एक पैदा करने का काम करती है, ठीक है। इसे ही आपका सह अस्तित्व बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो आपके संगठित अपराधी आपके हो गए और जो आतंकवादी समूह हो गए बेसिकली, वो क्या करते हैं कि एक स्थान पे अपनी जो आपकी दोनों की अलग अलग गतिविधियां बेसिकली उनको चलाने का काम करते हैं, और अपना जो अलग अलग सह अस्तित्व बेसिकली आप कह सकते हैं अस्तित्व अस्तित्व बेसिकली बनाकर चलते हैं, ठीक है। और अगर दोनों में साथ में सहयोग वगैरह ना भी हो रहा हो, तो दोनों की आखिर संयुक्त वहाँ पे उपस्थिति अगर एक साथ में है, तो क्या करती है, एक प्रभाव वहाँ पे संचय रूप में आकर प्रभाव उसे उत्पन्न करती है, उसके पैदा करती है, और वही आपको क्या है, अस्तित्व की भावना पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरा क्या बोलोगे, कि समायोजन और एकीकरण की बात करोगे भाई आप, कि जो अपराधी आपके हो गए, जो आतंकवादी आपके हो गए, तो अपराधियों और जो आतंकवादी गतिविधियों के बीच क्या है, जो गठजोड़ स्थापित करने के लिए क्या है, किसी तीसरे संगठन की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक निकाय के रूप में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा को ध्यान रखना है, ठीक है। अब संयुक्त चुनौतियों की बात करो भाई, कि आप सुझाव क्या दोगे, आप बोलोगे कि राजनीतिक आपका हो गया, प्रशासन आपका हो गया, जो संगठित अपराध बेसिकली है, ठीक है, इनके गठजोड़ को तोड़ने के लिए क्या है, आर्थिक कानूनों को बेसिकली प्रभावी रूप से आपको लागू किया जाना है, ठीक है। आप बोलोगे कि विशेष आपके जो त्वरित न्यायालय है बेसिकली हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके जो हो गए, उनके माध्यम से आपके समयबद्ध आपको कार्यवाही भी
करनी चाहिए, उनको दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे कि धन के स्रोतों पर बेसिकली जहाँ से उनके फाइनेंस से फंडिंग हो रही है उनको आपको कंट्रोल करना है, उनको आपको रेगुलेट करना है, ताकि जो आतंकी और संगठित आपको जो अपराधी बेसिकली हैं वो अपनी सुविधाजनक स्थिति से आपके बेसिकली बाहर आ पाएँ। ठीक है, फंडिंग नहीं होगी तो बाहर निकलेंगे और बेसिकली आपका पैसा ना जा सके। आप बोलोगे जो आपकी गुप्तचर संस्थाएं बेसिकली उनको आपको एडवांस बनाना है, उनको आपको टेक्निकली और जो मजबूती उनको प्रदान करनी है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई जो आपकी जितनी भी आपकी उपचार व्यवस्था है बेसिकली उसको आपको एडवांस बनाना है, उनको तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। बेसिकली आप बोलोगे जो आपकी साइबर सुरक्षा है उस पर आपको विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो आपका एक इंटरनेशनल आपका जो सपोर्ट है, जो सहयोग आपका है, और आपकी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको बीच भी आपको क्या है, एक समन्वय स्थापित करने का काम करना है। और आतंकवादी क्षेत्रों में आपको बातचीत करनी है, जो समझौते वगैरह हो गए, जो आपका विकास कार्य आपके हो गए, उनको भी आपको संपन्न करना है, ताकि जो स्थानीय जनसंपर्क है बेसिकली, जो स्थानीय जन समर्थन बेसिकली उनको बेसिकली समाप्त किया जाए। तो आप जैसे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आप देखते हो कि कैसे वहाँ पे जो सहायता उनको मिलती है, तो उन क्षेत्रों में क्या है, आपको उनके जो आपका सहयोग जो समर्थन बेसिकली उसे आपको समाप्त करना है। ठीक है, अब एक आता है आपका जो वामपंथी उग्रवाद, इसे आपको पढ़ना है, इसके आपको कारण क्या है। ठीक है, तो वामपंथी उग्रवाद मतलब ये समझो कि इसका जो लक्ष्य बेसिकली होता है वो होता है कि जो हिंसक आपके संघर्ष हैं तो उस हिंसक संघर्ष किया जाए, और उस संघर्ष के माध्यम से आपका क्या है, जो भारतीय जन प्रजातांत्रिक आपके संघीय बेसिकली ऐसे गणराज्य की आपको स्थापित करने की मतलब इसका एक लक्ष्य था। यानी कि आपको भारतीय जन प्रजातांत्रिक संघीय गणराज्य की स्थापना करना है। और कैसे करना है, आपको हिंसक संघर्ष के माध्यम से आपको ऐसे गणराज्य की आपको स्थापना करना है। ठीक है, और आप बोलोगे कि अतः लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या है, इन्होंने क्या किया, समाज के जो वंचित एवं आपके जो शोषित वर्ग हैं, ठीक है, उनका समर्थन प्राप्त किया। और उनके समर्थन प्राप्त करने के बाद क्या है, उनके माध्यम से एक जो शस्त्र आपका संघर्ष था उसका संचालन का निर्णय लिया। ठीक है, तो वामपंथी उग्रवाद के कारणों में आपको निम्नलिखित जो आपके हैं वो देखेंगे। अब जब भी आपके ऐसे कारण आपके पूछेंगे ना, उग्रवाद आपको हो गया, ठीक है, वामपंथी उग्रवाद आपको हो गया, जो ऐसे भी जितने भी आपके वो हैं, तो उनमें आपको जो चीज़ें आपको बतानी है, जो कारण में बताओगे, तो जितने भी आपकी इक है ना, इक वाली चीज़ें हैं उन्हें आपको वहाँ पे लिख देना है। एक वाले कैसे, आप बोलोगे भौगोलिक विशेषता, मतलब भौगोलिक कारण क्या है भाई, भौगोलिक इक। आप बोलोगे सामाजिक इक। आप बोलोगे प्रशासनिक। ठीक है, आप बोलोगे राजनीतिक। आप बोलोगे आर्थिक। समझ लो, तो जितने भी आपकी आप बोलोगे सांस्कृतिक, तो जितने भी इक वाले हैं पीछे उन सबको वहाँ आपको डाल देना है। वही बेसिकली आपके सारे कारण आपके सामने आके रख लोगे। अब पहला बोला भौगोलिक कारक एक। भौगोलिक कैसे भाई, कि भाई आपका दुर्गम दुर्गम क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, वहाँ दुर्गम क्षेत्र बहुत है, तो वहाँ प्रशासन की पहुँच बहुत कठिन हो जाती है ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र है ना आपके, बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। ये बोल रहा है जो शोषित आपका क्षेत्र हो गया, ऐसा समाज है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, और भौगोलिक जो वहाँ की स्थितियाँ हैं, आप चंबल की बात कर लो, ठीक है, तो कैसे वहाँ बीहड़ क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ दुर्गम स्थिति है, वहाँ प्रशासनिक पहुँच की बहुत कम आपको देखने मिल रही है, बहुत कठिन स्थितियाँ बनी हुई है। जब ऐसा है तो वहाँ गतिविधियों का विस्तार जो बेसिकली आपका आसान होगा करना, उन्हें अपनी तरफ खींचना इन संगठनों के माध्यम से। ठीक है, आप बोलोगे सामाजिक और आर्थिक क्या है भाई, वहाँ आपकी जातिगत समस्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपकी गरीबी वहाँ देखने को मिलेगी, रोजगार की कमी आपको देखने को मिलेगी उन क्षेत्रों में, आप भूमि और अधिकार संबंधी मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये वहाँ है, वहाँ ऊपर से प्रशासन की पहुँच भी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, लोग इन संगठनों से जुड़ेंगे ताकि अपना हक को छीन सकें। ठीक है, पान सिंह तोमर का आप एग्जाम्पल दो यहाँ पे। ठीक है, और बहुत बहुत सारे आपके जो अभी जो जो बिहार की एक थी सांसद भी रही थी, वो रेवड़ी देवी आई थिंक, नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो सब इसी की समस्याओं के मार झेलने के बाद क्या है, आप उन खुद को उसमें आपको डालते हैं, उस चीज़ में आपको मतलब जाते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई जी सुशासन की कमी है, तो भाई वहाँ पर जो सुशासन है प्रशासनिक एक, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सुविधाएं बिल्कुल कम है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शिकायत निवारण तंत्र नहीं है, पीडीएस नहीं है, इन सब तक की पहुँच आपकी दुर्गम है, तो ये आपका एक कारण बनता है। आप बोलोगे भूमि संबंधी कारण क्या है आपके, जो भूमि हंदी जो हदबंदी कानून है उनका अपवंचन बोल सकते हो आप, जो भू स्वामित्व का अभाव आपका हो गया है, पारंपरिक भूमि अधिकारों का नियमितीकरण आपका हो गया, उसका नहीं नहीं किया गया हो, भू स्वामी में क्या है, उनका किसी ना किसी रूप में आपका जो बने रहना अभी भी एक चुनौती आपको वहाँ पे दे रहा है। आप बोलोगे जो भूमि अधिग्रहण हम जो स्थापन की बात करोगे, तो पारंपरिक जनजातियों क्या है, उनको उनकी जो मूल भूमि है बेसिकली मूल आपका जो जगह है वहाँ से उनको बेदखल कर दिया गया है, उनको पुनर्वास की अपर्याप्त आपको अभाव देखने को मिल रहा है।
तो ये सब कारण क्या आपके, ये सारे कारण क्या है समग्र रूप से आपके सामने आते हैं। फिर आपका जो एक वामपंथी उग्रवाद है उसको एक मजबूती देने का काम करते हैं या उसे सपोर्ट करने का काम करते हैं जो लोग इन सब समस्याओं से आपके पीड़ित हो जाते हैं। अन्य कारक आप क्या बोलोगे कि भाई जो आपकी धर्म हो गया, आपका धर्म परिवर्तन के मुद्दे आपके हो गए, नशीले पदार्थों की तस्करी आपकी हो गई, पर्यावरण की रक्षा आपकी हो गई, जनजातियों का विस्थापन आपका हो गया, कॉर्पोरेट शोषण आपका हो गया, मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। ये सब सारे कारण क्या आपका। इसके साथ साथ जब बाहरी आपके जो राज्य विरोधी तत्व कुछ होते हैं उनका जब उन्हें सहयोग मिलता है और साथ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता है, फिर आपका जो समस्या आपकी थोड़ा सा कठोर आपकी हो जाती है। तो आपको उनको समझना है जब भी आपको ऐसे बात आए, आपका उग्रवाद या वामपंथी उग्रवाद इन सब के बारे में बात आए, तो आपको इन कारणों को थोड़ा सा देखते रहना। यही कारण आपकी जितनी मैंने एक वाली बात है आपको उनको बेस में रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि जो वामपंथी उग्रवाद है उसको समाप्त करने के लिए या उसको समाप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई जो वामपंथी उग्रवाद बेसिकली उसको समाप्त करने के लिए सरकार ने एक बहुआयामी गरीबी रणनीति अपनाई भाई, ठीक है। उसमें सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, आपको उन कदमों को ध्यान रखना है। आप लोग विकास की बात करोगे कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने आपका जो नक्सलवाद बेसिकली है उसको समाधान के रूप में क्या है देखा जाता है, किसको, विकास को। तो विकास को आपको जो है नक्सलवाद के समाधान के रूप में बेसिकली देखा जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने ऐसे विभिन्न कार्यक्रम आपके लाए हैं उन क्षेत्रों में भी। आप बोलोगे पीएम ग्राम सड़क योजना आपकी होगी, मनरेगा आपका हो गया, सर्व शिक्षा अभियान आपका हो गया, पेयजल आपका हो गया, जन आरोग्य जैसी आपकी प्रमुख योजना हो गया। इनका कार्यान्वयन करके क्या है आपको विकास की धारा में थोड़ा सा उन क्षेत्रों को लाने की कोशिश की है, ठीक है। अगला क्या बोलोगे कि भाई जो स्थानीय समुदाय के जो अधिकार बेसिकली उनको सुनिश्चित करने की बात की गई है। आप जो पैसा अधिनियम आपका हो गया, अनुसूचित जनजाति अधिनियम आपका हो गया, और जो अन्य परंपरागत जो आपका वनवासी अधिनियम 2006 है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलोगे आप, इसके अलावा कौन से आपकी बात करोगे, इसके अलावा बोलोगे मतलब इन अधिनियम की बात बोलोगे कि इनके माध्यम से सरकार ने क्या किया है, जो आपके वनवासी वहाँ के जो मूल निवासी बेसिकली है उनके जो मूल अधिकार है उनको एक संरक्षित और उन्हें सपोर्ट करने की बात बोली गई है भाई। तो एक कदम सरकार ने उठाया है। आप बोलोगे कि शासन व्यवस्था में सुधार करने की बात की है, सरकार ने शासन व्यवस्था में सुधार हेतु में विभिन्न प्रकार की गए आपकी योजनाएं चलाई है, अधिनियम लाए गए हैं। सूचना के अधिकार की बात कर लो, आप ई गवर्नेंस प्रणाली की बात कर लो। तो ये क्या है, ताकि आपको जो प्रशासनिक दूरी बेसिकली है तो सरकार और जनता के मध्य वहाँ की, उनमें आपको कम करने के लिए आपको शासन व्यवस्था में सुधार की बात की गई है। आप बोलोगे कि सुरक्षा की बात बोलोगे कि केंद्र के द्वारा क्या है, जो राज्यों में आपके जो केंद्रीय आपके सशस्त्र बल आपके होंगे, जो आपकी कोबरा बटालियन आपकी होगी, तो इनकी जैसी आदि आपकी जो विशेष आपकी जो प्रशिक्षित दल बेसिकली है उनकी तैनाती वहाँ की गई है। तो उनके माध्यम से भी आपको सुरक्षा देने का आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो इन आप कारणों को, इन आपको बेसिकली प्रयासों को आप बताओगे जब सवाल पूछा जाए कि सरकार ने क्या प्रयास आपके उठाए हैं, ठीक है। अब सरकार द्वारा बोलोगे भाई नक्सलियों के समर्थन के लिए, समर्पण के लिए क्या है, और उनके पुनर्वास के लिए बेसिकली आपकी पुनर्वास नीति के अनुरूप क्या है, उनके लिए विशेष कोष की स्थापना की गई है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की गई है, ग्राम रक्षा समितियों आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही आप बोलोगे जो प्रभावित क्षेत्र आपके हैं वहाँ आप विशेष अवसंरचना संबंधी योजना बना रहे हो भाई, आप सड़कों का उन्नयन कर रहे हो, हेलीपैडों का निर्माण कर रहे हो, इन सब भी चीज़ें उसमें शामिल है, ठीक है। आपके SC हो गए, ST आपके हो गए, आपके जो अन्य आपके जो कमजोर वर्ग हैं समाज के, उनके लिए सभी प्रकार की जो आपकी ऋण आवश्यकताएं आपकी हो गई है, आपके उनको पूरा करने के लिए क्या है भारत सरकार आपका हो गया। इनके द्वारा जो सहकारी समितियां हैं और जो ग्रामीण बैंक आदि है उनका भी बेसिकली आपका पुनरुद्धार एवं पुनर्संरचना का कार्य किया जा रहा है। तो बात आपके आएगी किसके संबंध में कि आपके सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं बेसिकली वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने में, उग्रवाद को समाप्त करने में, तो आप इन प्रयासों को वहाँ पे बताओगे, समझ गए। अब सुझाव आपसे पूछेगा कि आप कुछ अतिरिक्त सुझाव दो भाई अपने स्तर पे, इसके लिए वामपंथी उग्रवाद जो आपका खत्म हो सके, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई जो आपका वामपंथी उग्रवाद है, जो ऐसे इससे प्रभावित आपके क्षेत्र हैं उनमें आपको मूलभूत सुविधाएं आपकी हुई हैं, जो शिक्षा, आपका सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, उनकी भारी कमी है, अतः इनसे संबंधित आपकी नीतियां हैं उन पर आपको अत्यधिक जोर देना भाई। आप बोलोगे कि जो वामपंथी उग्रवाद आपके प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ आपकी जो जनसंख्या क्या, आदिवासी जनसंख्या बहुत है, तो वो आपके क्षेत्र जितने भी आपके आदिवासी जनसंख्या, ST जनसंख्या वाले आपके बहुत क्षेत्र है भाई, इसलिए इनके कल्याण हेतु जो आपकी योजनाएं बन रही है इसकी, तो उन तक पहुंच सके, उन्हें वास्तव में उन्हें आपका जमीनी स्तर पर उनका फायदा मिल सके, आपको ईमानदारी से इसका कार्यान्वयन बेसिकली आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है। आप बोलोगे कि इन क्षेत्रों में आपकी जो अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था आपकी हो गई है, आपका सड़क यातायात के साधन हो गए हैं, बिजली आपूर्ति हो गई है, इन आधुनिक आपकी आर्थिक संरचना बेसिकली इनका विकास क्या आपको आवश्यक है।
इससे आपका रोजगार सृजन आपका स्वाभाविक रूप से आपका हो जाएगा। आप बोलोगे कि भू सुधार संबंधी आपकी नीतियों का सफल आपको क्रियान्वयन करना है। आप बोलोगे कि इन अनुसूचित क्षेत्रों में क्या आपको जो 5वीं अनुसूची आपकी हो गई, पेशा आपका हो गया, वनवासी अधिनियम आपका हो गया, इनके प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करना है। उल्लंघन के रोकने हेतु आपको कदम उठाने की आवश्यकता भी है। सहकारी संस्थाओं को आपको मजबूत करने की आवश्यकता है। नक्सलवादियों के अगर जो फंडिंग वाले सोर्सेज हैं उनमें आपको रोकना है, उनको कमी करना है, ताकि उसमें एक रोक लग सके। प्रभावित क्षेत्रों में आपके जो कुटीर उद्योग, जो परंपरागत उद्योग है, उनको आपको बढ़ावा देना है, और जो आपको बेसिकली क्या है, आपके विकास की गति को बढ़ाने का काम करेंगे। तो सुझाव में आपको इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब अगला आपको बोलना है कि जो भारत के पूर्वी भाग की बात करें, तो आपका हो गया बेसिकली आपका जो मिडिल इंडिया में आपका चल रहा है। ठीक है, अब आप बात करोगे कि जो आपका भारत के पूर्वी भाग बेसिकली हैं, तो वहाँ क्या कारण बने हैं वामपंथी उग्रवाद के, क्योंकि जो वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जो कारण है, वो बाकी शेष भारत के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग उनकी भूमिका या अलग एक महत्व है। तो जो आपके नॉर्थ ईस्ट के आपके जो मतलब एरिया है भारत का, जो राज्य हैं, उनमें क्या रीज़न है आपके वामपंथी उग्रवाद के। तो आप बोलोगे कि ये तो स्पष्ट है भाई कि जो आपका वामपंथी उग्रवाद क्या है, वो देश के संपूर्ण भूभाग के लिए एक गंभीर चुनौती बनी है। ठीक है, और जो आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, तो उसमें संबंधित चुनौती तो बनी है, किंतु देश का आपको जो पूर्वी वाला क्षेत्र है और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, ये जो चुनौती आपकी होती है, ये बेसिकली आपकी अधिक गंभीर समस्या आपकी उत्पन्न कर देती है। ठीक है, और देश की जो पूर्वी भाग है, उसमें जो आपका वामपंथी उग्रवाद है, उसके प्रमुख निर्धारक कारक आपके निम्नलिखित। आप बताओ कौन कौन से कारक है। तो आप बोलोगे कि भाई कि जो आपका उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, वो आपकी अधिक निर्जातीयता विविधता उसके अंदर है। ठीक है, वहाँ आपको एक जो आपकी विविधता बेसिकली आपको देखने को मिलती है। आपको वहाँ अलग राज्य की मांग आपकी चलती रहती है। अत्यधिक स्वायत्ता की आप बात करोगे, भारत से अलगाव की मांग को लेकर क्या है, वहाँ पर सैकड़ों आपके चरमपंथी और जो उग्रवादी समूह आपके मौजूद हैं शेष आपके भारत के मुकाबले। आप बोलोगे कि देश के जो शेष भाग है, उससे क्या है, एक शारीरिक, एक सांस्कृतिक और एक भावनात्मक संबंधों की कमी बेसिकली है ना। आप तो बिल्कुल जुड़ाव बिल्कुल किनारे पे भाई, वहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं है जितना बाकी आपके राज्यों में है। सांस्कृतिक एक कल्चर उनका अलग है, समझो ना। उनका खान पान आप देख लो। ठीक है, उनका जो शारीरिक बनावट वगैरह होती है। ठीक है, आप एक जो इमोशनल होता है ना, तो लोग क्या आप चलाते हो भाई, आपके नॉर्थ ईस्ट से कोई भी आपका जो अगर भारतीय अगर आपको कहीं दिल्ली या मुंबई में आपको मिले, तो आप चाइनीज चाइनीज करके चाउमीन मोमो बोल के आप उन्हें चलाते हो भाई। तो कहीं ना कहीं आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, आप उन्हें फील करवा रहे हो कि आप भारत के हिस्से उसमें नहीं हो, तो गलती आपकी है। तो जो देश का शेष भाग है, उससे आपको जो शारीरिक आपका सांस्कृतिक जो भावनात्मक संबंध है बेसिकली, जो जुड़ाव है, उसने भी वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं बेसिकली, उनमें क्या है, बेसिकली एक अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया है। और इसका लाभ किसने उठाया, जो आपके वामपंथी उग्रवाद होते हैं, वो समूह उठाते हैं। उनकी फंडिंग चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो रही हो, समझ लो। अब यह इलाका बेसिकली आप देखोगे तो आपका उग्रवादी समूह है, उनके लिए आपका उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाएगा भाई। आप बोलोगे कि आंतरिक क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से बेसिकली है पूर्वोत्तर के, वहाँ तो बहुत कम या फिर आपकी पुलिस उपस्थिति है ही नहीं उन क्षेत्रों में, तो ये उनके लिए फ़ायदा देती है। आपको विद्रोही समूह है, वो वास्तव में इन क्षेत्रों में क्या है, प्रशासन को एक कंट्रोल करने का काम करते हैं, ये भी आपको पता है। आप 2010 की बात करोगे, तो 2010 से लेकर उत्तर पूर्व में क्या है, जो उल्फा बेसिकली है, तो उल्फा की जो है माओवादी के लिए एक रणनीतियों में क्या बोलोगे कि उसके एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाने की इच्छा जो स्पष्ट रूप से आपकी दृष्टिगत होने लगी थी। इससे क्या हुआ, इससे दोनों जो चरमपंथी विचारधारा है, उनमें एक दूसरे के जो विस्तार में आपका सहयोग प्राप्त हुआ है। किसमें, उल्फा। ठीक है, और माओवादी, इन संबंधों को थोड़ा सा आपको लेके चलना है। ठीक है, तो इन कारणों को आप बताओगे किसके संबंध में, जब आपका नॉर्थ ईस्ट की बात आती है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है बेसिकली, वहाँ पे क्या आपके कारण बने हैं वामपंथी उग्रवाद के लिए। फिर आप बोलोगे कि भाई एक लंबे समय अंतराल तक क्या हुआ, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, तो उनके पास बेसिकली क्या है, जो माओवादी आपके हो गए, जो आपके उत्तर पूर्व के चरमपंथी हो गए, उनके मध्य जो संबंध है, तो उनके ठोस साक्ष्य नहीं थे। और इस गठजोड़ के विरुद्ध क्या है, आपका जो अग्र सक्रिय कदम जो हम देखोगे, तो अभी जो लास्ट के 8-10 वर्ष में ही आपको उठाए गए हैं। तो इस उपेक्षा जो अभी इन क्षेत्र की रही है, इन संगठनों की रही है, उसके कारण क्या है, जो आपके माओवादी है, वो इस क्षेत्र में आगे ज़्यादा मजबूती से आपके टिक पाए। ठीक है, आप बोलोगे कि इसके साथ ही लंबे समय तक आपकी जो विकास की गतिविधियाँ वहाँ पे नहीं रही है, उसकी उपेक्षा हुई है। जो आपके निर्जातीय उग्रवादी समूह है, उससे उत्पन्न जो समस्या है, उसके स्थायी समाधानों की अनदेखी की गई है। उसने भी आपकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या अत्यंत जो संवेदनशील आपका जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे वामपंथी समूह क्या विस्तार करने का अवसर प्रदान किया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिखते रहना है। अब ये बोला है कि यह जो विकास और जो वामपंथी उग्रवाद है,
तो इनके मध्य अंतर संबंध पे आपको प्रकाश डालना है। वामपंथी उग्रवाद और जो नक्सली हिंसा है उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए उनकी आपको चर्चा करनी है। आपको ये बताना है कि अंतर संबंध क्या है विकास और वामपंथी उग्रवाद का। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई जो विकास क्या है, विकास आपकी जब बात करते हैं तो एक बहुआयामी आपकी अवधारणा है भाई। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा, धार्मिक विकास होगा, प्रशासनिक विकास होगा। ठीक है, वो सब आप किसके अंतर्गत शामिल है भाई। ठीक है, इनको सबका आपको शामिल किया जा सकता है। और विकास के लाभों की जो हम जब बात करोगे और उसका जब असमान वितरण होगा तो समाज के आपको जो विभिन्न वर्ग होंगे बेसिकली वो देश के विभिन्न राज्यों के मध्य क्या वंचना के भावों को वो जब दे देते हैं। ठीक है, इसकी बात करोगे। अब विकास के लाभों की जब हम असमान वितरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो असमान वितरण ने क्या किया, जो आपका वामपंथी उग्रवाद है उसको एक प्रेषित करने का भी काम किया भाई। इस संदर्भ में आपको जो विकास और जो वामपंथी उग्रवाद है उनके अंतर संबंध को आप इस तरह से समझ सकते हो। आप बोलोगे कि देश के वे क्षेत्र जो आपके सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, तथा पक्षपात के शिकार है, असामाजिक तत्वों द्वारा क्या उग्रवाद वामपंथ की तरफ आकर्षित कर ले जाते हैं। आप छत्तीसगढ़ झारखंड वाला एरिया, जो बिहार वाला आपका जो एरिया है बॉर्डर वाला एरिया छत्तीसगढ़ झारखंड वाला, आप देखोगे ना जो आपका ये वाला है क्या बोलते हैं उसे, अरे याद नहीं आ रहा मुझे, अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में, ऊपर नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है जो आपका बिहार जो बॉर्डर आपका जो है, जो आपका छत्तीसगढ़ वाला आपका एरिया होगा, जो आपका झारखंड वाला एरिया है, तो वहाँ पे आपका क्या है वो आर्थिक सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और जब पिछड़ा हुआ है तो वहाँ पे जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने उग्रवाद आपका हो गया, वामपंथ हो गया, उनकी तरफ वहाँ के लोगों को आकर्षित कर लेते हैं अपने लिए, अपने अपनी वजह से अपने साथ। ठीक है, चंबल वाला जो एरिया है उसकी बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो भारत के कई क्षेत्रों में क्या है, जबकि भूमि सुधार नीतियाँ हैं तो उनकी जब असफलता हुई तो उसने भी क्या है जो वामपंथी आंदोलन को खड़ा किया भाई। ठीक है, आर्थिक विकास की जबकि लालसा है तो उसने भी जो आपके जनजातीय लोगों की जो भूमि है उसको अधिकृत किया भाई, तो उन्हें अपनी भूमि से अलग कर दिया। चाहे आप कॉर्पोरेट की बात करो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी की बात करो, अभी हसदेव के जंगल की बात चल रही है। ठीक है, तो उन्हें भी अडानी समूह ने आपका काफ़ी बड़े जंगल उसे काटा है, उसे काट रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, खनन वगैरह कर रहे हैं। तो वहाँ की जो आपकी स्थानीय जनसंख्या हो गई, जो आप जनजाति आपके लोग होंगे, तो उनके अंदर जो आपकी उनको क्षेत्र से उनकी भूमि से आप अलग करो तो एक जो आपका भाव उनके अंदर आता है तो उन्हें जन्म देने का काम करता है। आप बोलोगे जो असमान आपका जो अल्प विराम एवं जो प्रशासन है और जो सरकार की निष्क्रियता बेसिकली है, तो इससे भी कि आपको जो पूरे भारत में क्या है नक्सलियों को गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। किंतु जो है सरकार ने क्या कदम उठाए आप इनको बताना है। आप बोलोगे कि नक्सलवाद से आपके जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ में विकास की गति को तीव्र करने के लिए अवसर को विकसित किया है। मनरेगा योजना, उज्ज्वला, पीएम आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, अवसंरचना, सड़क पुल आदि विशेष ध्यान दिया गया है। आपका पैसा अधिनियम 1996 का उल्लेख करोगे, वनवासी अधिनियम 2006 की भूमिका बताओगे। आप बताओगे कि प्रभावित क्षेत्रों में जो केंद्रीय सशस्त्र अभी जो पुलिस फोर्स बेसिकली है उनकी जो तैनाती हो रही है, कमांडो बटालियन आपकी होगी, जो कोबरा बटालियन आपकी होगी, इन सब की तैनाती भी क्या एक सुरक्षा सपोर्ट के रूप में बेसिकली आपको इनसे निपटने के लिए किया गया है। ठीक है, क्या है सरकार के प्रयास के संदर्भ में बताओगे। आंध्र प्रदेश का एक जो ग्रेहाउंड आपका फोर्स की तरफ पे क्या है देश भर में आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है। आप बोलोगे जो वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु आपका है समाधान। ठीक है, तो इसकी रणनीति क्या है, तो इस तरह प्रस्तुत की गई थी, इसकी आप बात करोगे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इसे। ठीक है, तो ये तो आपको हो गए ये वाला कि सरकार ने क्या आपके प्रयास किए हैं। अब अगला ये आपको बता रहे हैं कि स्पेसिफिक पूछा जाए कि जो वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कोई विशेष कौन कौन से काम किए, आपके विशेष उपाय कौन कौन से है, तो उन उपायों को आपको जानते रहना है। आप बोलोगे कि आपको जो सीपीआई यानी कि माओवादी प्रतिबंध लगाया, सूचना तंत्र को आपको मजबूत किया है, बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय किया है, सुरक्षा संबंधी जो व्यय है उन योजनाओं को बढ़ाया है। आपकी जो इंडिया रिजर्व आपका हो गया, जो विशिष्ट इंडिया जो रिजर्व बटालियन है उनकी स्थापना की गई है, जो आपका एकीकृत कमांड की स्थापना की गई है, सिविल आपको जो एक्शन प्रोग्राम है उसकी बात करोगे, आपकी जो रोशनी योजना है कौशल विकास से संबंधित उसकी बात करोगे, ग्रेहाउंड फोर्स आंध्र प्रदेश की बात की थी उसकी बात करोगे, कोबरा बटालियन की बात करोगे, ऑपरेशन प्रहार की बात करोगे और समाधान सिद्धांत 2017 इसकी बात करोगे। तो ये सरकार के विशेष अलग जो आपके प्रयास हैं, आपको जो वामपंथी उग्रवाद है उसको खत्म करने से संबंधित आप इसका उल्लेख वहाँ पे करोगे। ठीक है, इसका उल्लेख आपको अपने आंसर भी करना है, सुझाव में देना है, और सरकार ने अगर विशेष रूप से पूछा जाए तो आपको इसका आपको बताना है। ठीक है, अगला देखना है आपको, अगला क्या है कि भाई जो भारत में आपकी सुरक्षा एजेंसियां हैं तो उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां अभी बनी हुई है आपको वो बतानी हुई है और उनका समाधान कैसे होगा
उसके लिए आपको वो सुझाने, समाधान सुझाने, ठीक है, उपाय सुझाने। तो आप बोलोगे कि भारत क्या है, अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही क्या है, अस्थिर आपका जो पड़ोसी आपका हो गया है, ठीक है, आपकी जो जटिल राजनीतिक परिस्थितियाँ होगी, तो उनके चलते हुआ क्या कि इसकी सुरक्षा संकटों से आपका घिरा रहता है 1947 के जस्ट बाद से ही, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, जब ऐसी स्थिति बनी हुई है आपके बाहर की, तो आपकी जो देश की आंतरिक जो भाई सुरक्षा आपकी हुई, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या आपको, आपके पास हम बोलेंगे, आपको कई जो आपकी सुरक्षा एजेंसियाँ जो भारत की है, ठीक है, उनमें जो आपकी स्थापित की गई थी, ठीक है, और जब स्थापित की गई, लेकिन उनमें क्या है, जो कुछ चुनौतियां अभी वर्तमान में बनी हुई है, ठीक है, जो क्या कर रही है, जो उनकी जो आपकी जो वर्क पावर, उनकी जो कार्य क्षमता बेसिकली जो वर्किंग आपकी कैपेबिलिटी है, उसे एक इम्पैक्ट डालने का काम कर रही है, ठीक है। अब वो चुनौतियां कौन कौन सी भाई, आप बोलोगे कि इन सभी जो आपकी सुरक्षा एजेंसियों की बात करोगे, तो इनके समक्ष आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कार्यबल की क्षमता और संख्या की भाई, ठीक है। 1962 और 65 के युद्ध में हम देखेंगे तो आपका जो आसूचना तंत्र था उसकी विफलता, तो सबसे बड़ा कारण जो था उस समय आईबी के पास क्या था, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव था, ठीक है। क्योंकि जब 1962 का वो युद्ध हुआ था, 65 का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे आपका जो आसूचना तंत्र था, तो उसकी विफलता बेसिकली विफल हो गया था, और उसका जो कारण ये माना गया, तो आईबी जो उसके पास जो आपके प्रशिक्षित आपके जो कर्मचारी थे, उनका बड़ा अभाव उस टाइम पे देखने को मिला था। आप बोलोगे कि सीबीआई जैसी आपकी एजेंसियाँ हैं, उनकी स्वायत्ता की कमी आपकी बोलोगे, आप राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या का सामना कर रही भाई, जो भी सरकार पार्टी उसमें आती है, जो भी पार्टी सरकार में आती है, वो इसे अपने एक टूल की तरह यूज़ करती है, चाहे आप वर्तमान सरकार की बात करो, चाहे पहले की सरकार की बात करो। सीबीआई आपका हो गया, जितनी भी आपकी जो है एजेंसियाँ वगैरह है, ठीक है, तो उनकी स्वायत्ता की कमी आपकी बनी हुई है। आप जितनी भी आपकी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनकी जो आपकी पुरानी कार्य प्रणाली भाई, उनमें जो अध्ययनता आपको बोलोगे उसका अभाव के चलते विफल हो जाती है। आप बोलोगे कि सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके आपसी तालमेल आपका हो गया, जो आपका विश्वास हो गया, आपका जो आसूचना के पर्याप्त आपके आपसी समन्वय का अभाव हो गया, उनकी समस्या आपकी बनी हुई है। चाहे रॉ की बात कर लो, चाहे आईबी की बात कर लो, ठीक है। तो इन मतलब आपसी जितनी भी आपकी एजेंसियां बेसिकली उनके मध्य आपस में जो समन्वय होना चाहिए, जो तालमेल होना चाहिए, उसकी कमी आपको देखने को मिलती है। एनआईए की बात करो भाई, तो इनकी जैसी आपकी जो अतिरिक्त शक्तिशाली एजेंसियां हैं, उस पर राज्य पुलिस के अधिकारों को क्या अपने हाथ में लेके जो, ठीक है, तो हम बात करें कि आपको जो एनआई वाला हम बोल रहे हैं कि अतिरिक्त शक्तिशाली एजेंसियां हैं, तो आपका क्या है, जो ये अपने हाथ में जब ये कर लेती है, जो आपका अतिरिक्त आपकी शक्तियाँ, मतलब बेसिकली जो शक्तियाँ, अतिरिक्त जो शक्तिशाली आपकी एजेंसियाँ हैं, इन पर जो राज्य आपकी पुलिस के अधिकारों के हैं अपने हाथ में लेकर आपको संवैधानिक संकट बेसिकली वो खड़ा करने का काम करती है। आप बोलोगे अच्छा ये तो आपके हो गए किसमें, आपसे बता जाएगी कि चुनौतियाँ की बनी हुई है। अब प्रयास क्या होने चाहिए भाई, उपाय क्या होने चाहिए, आप बोलोगे कि सुरक्षा एजेंसियों के पास पर्याप्त कौशल और जो वर्तमान विशेष आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए प्रशिक्षित कार्यबल होना आवश्यक है। अब जो आपने चुनौतियाँ ऊपर बनाई, उन्हीं को आप पॉजिटिव वे में बदल दोगे, वही आपके उपाय हो जाएंगे, ठीक है। अतः इन्हें क्या आवश्यक पर्याप्त संसाधन दो भाई, आधुनिक तकनीकी दो, प्रशिक्षण दो, इनकी उपलब्धता आपको सुनिश्चित करनी है, ठीक है। ये आपको बोल रहा है कि इन एजेंसियों में आपका जो संगठित स्तर पर जो बदलाव करना है आपको, और इनकी अधिकतम उपयोगिता आपको मजबूत करनी है, सुनिश्चित करनी है। समस्त एजेंसियों द्वारा आपस में जो हो गया और सशस्त्र बलों के साथ क्या एक समन्वय स्थापित करना है, उसके लिए आपको एक असूचना बेसिकली आसूचना जो है वो प्रेषित करने के लिए क्या एक सशक्त आपको तंत्र की स्थापना करना आपको अति आवश्यक है। इन एजेंसियों के संचालन संबंधी है जो राज्य की चिंताएं हैं, जो आपकी नैतिकता के और मानवाधिकार के मुद्दे हैं, उनको संबोधित करके उनके निराकरण के मार्ग विवेच के लिए आपको खोजने चाहिए। तो वामपंथी उग्रवाद और जो बाकी चीज़ें आपकी थी ये हमने देखा, ठीक है। इसमें आपका जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सी चीज़ें देखी। तो अब अगला आपको देखना है जो आपका धन शोधन है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में, ठीक है, वो आपका सिलेबस का है। तो धन शोधन की समस्या की बात कर रहा है कि धन समस्या की समस्या आपकी है वो आपका सामाजिक आर्थिक असमानता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी बनी हुई है, ठीक है। अब इस कथन का आपको विश्लेषण करते हुए बताना है कि धन शोधन की समस्या को दूर करने के सरकार के प्रयासों की चर्चा करनी है। तो सवाल ये है कि जो आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या, आपकी धन शोधन की समस्या बेसिकली है वो सामाजिक आर्थिक जो उसकी असमानता उत्पन्न करने के लिए आपकी उत्तरदायी बनी है, ठीक है। तो आपको इस कथन का विश्लेषण करना है, और जो आपकी इसको समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए उनकी आपको चर्चा करनी है। तो आप ये बोलोगे धन शोधन क्या है। धन शोधन, धन मतलब मनी, शोधन मतलब धोना, साफ करना, लॉन्ड्री, ठीक है। तो हो गया ना मनी लॉन्ड्रिंग वही, ठीक है। तो धन शोधन वो प्रक्रिया बेसिकली है जिसके माध्यम से क्या है, जो आपके पास अवैध गंदा जो गलत गतिविधियों से आपका कमाया गया जो काला धन बेसिकली है, उस काला धन को धो के वो साफ करके क्या करना, वैध धन अथवा संपत्तियों में बदला जाना है आपका धन शोधन है। समझ गए।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आपका जो अवैध रूप से आपको जो प्राप्त किया गया धन है उसकी पहचान आपका हो गया, स्रोत आपका हो गया और उसके उपयोग को क्या बेसिकली गुप्त रखा जाता है किसी धन शोधन में। आपको पता लगता है कि जो धन किसका है, आ कहाँ से रहा है और उपयोग किस तरीके से हो रहा है, इन सबको बेसिकली आपको गुप्त रखा जाता है। ठीक है, अब बोलोगे तो ये अवैध धन जो आपका क्या होगा, ये समाज में क्या करेगा, आपका जो आपराधिक गतिविधियां होगा उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार होगा उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। ठीक है, जो समाज में आपकी विभिन्न प्रकार की सामाजिक और जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको पैदा करने का काम करता है। इतना समझ गया। अब ये आपको बोलना है कि जो आपका धन शोधन बेसिकली है वो आर्थिक शक्तियों को क्या करता है, बाजार आपका हो गया, सरकार आपका हो गया और नागरिक हो गया, उनकी वजह क्या करेगा, जो आपके आपराधिक तत्व हैं उनके पक्ष में झुकाने का काम करता है, उनमें हेल्प करता है। ठीक है, और धन शोधन जो बेसिकली आप बोलोगे तो आर्थिक समानता के साथ साथ क्या कर रहा है, आपकी समानता नहीं असमानता। ठीक है, तो आर्थिक असमानता के साथ साथ आपको जो सामाजिक असमानता है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, ईमानदारी में कमी कर रहा है, सरकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन में कमी आपका कर रहा है, समाज में गरीबी को बढ़ा रहा है, बेरोजगारी को बढ़ा रहा है, अभाव में वृद्धि हो रही है इसके माध्यम से। ठीक है, तो इसको आपको जानते रहना है कि जो आपका ये धन शोधन बेसिकली है वो किस तरीके से आपका सामाजिक और आर्थिक समानता बेसिकली उत्पन्न कर रहा है। देखिए, अब सरकार ने भाई क्या कदम उठाए इसके संबंध में आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका 2002 का है उसे आप बताओगे कि सरकार ने क्या किया भाई कि 2002 में धन शोधन आपका जो रोकथाम अधिनियम है वो आपका लाया गया था, उसका आप उल्लेख करोगे। इसके अलावा क्या बोलोगे आप, इसके अलावा ये बोलोगे जो कर की चोरी के मामले में क्या है आपका कि जांच की शक्ति बेसिकली है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष जो कर बोर्ड है उसे दी गई है। आप बोलोगे कि भारत की आपकी वित्तीय कार्यवाही कार्यबल आपका हो जाएगा FATF, इसका जो पूर्ण आपका सदस्य है भाई, जो आपका धन शोधन आपका जो आतंकी गतिविधियों के जो वित्त पोषण है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो दो आपका हो गया। तीसरा आपने बोला कि भारत क्या है, तो वित्तीय कार्यबल आपका जो हो गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली हो गया, उसका क्या है पूर्ण सदस्य आपका बना हुआ है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपका जो धन शोधन आपका मनी लॉन्ड्रिंग आपका हो गया और आतंकी गतिविधियों की आपको जो फंडिंग वाली जो पोषण वाली बात है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और उसमें ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट ये चीज़ें हमको देखने मिलती हैं। तो अभी पाकिस्तान को शायद ब्लैक लिस्ट हटा दिया गया था, तो थोड़ा सा इस पर चर्चा हुई थी। ये आपको जानते रहना है कि इनकम जो डिक्लेरेशन बेसिकली स्कीम 2016 की है उसकी घोषणा है 2016 के बजट में की गई। इसका लक्ष्य क्या था, जो काले धन का आपको पता लगा कर है उस पर आपका एक आरोपित कर बेसिकली वो पुनः अर्थव्यवस्था में लाना आपका हो गया। और काले धन के प्रभाव को रोकने हेतु आपको 2016 में क्या आपका 1000 और जो 500 नोटों का एक डिमोनेटाइजेशन किया गया था, विमुद्रीकरण किया गया था। इसको भी चाहो तो आप उल्लिखित कर सकते हो। तो ये आपको बताने हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या किस तरह से आपको समाज में इम्पैक्ट डाल रही है और सरकार ने क्या है उसमें कदम उठाए हैं। ठीक है, अब अगला आ रहा है कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली है, तो अवैध धन हस्तांतरण बेसिकली बोलोगे तो आपके देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है बेसिकली होता है। और इस खतरे से बचने हेतु क्या कदम आपको उठाने चाहिए। ठीक है, तो काले धन की बात करोगे तो काला धन क्या है, काला धन वो धन है जो काला होता है। काला है किसमें, मतलब काला मतलब दिखने में तो नॉर्मली होगा लेकिन जहाँ से वो कमाया जा रहा है, जहाँ से वो आ रहा है। ठीक है, यानी आप बोलोगे जो आपका ब्लैक मनी वो है जो जिस पर आप क्या है वैध रूप से आपने कर भुगतान किया जाना होता है लेकिन वो आप करते नहीं हो। समझ गए, इस कर का भुगतान नहीं किया जाता है। और इस अवैध धन को क्या है वैध धन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वही आपका अवैध धन हस्तांतरण बेसिकली आप कहलाती है। समझ गए, और इसके कारण क्या है किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर आपके गंभीर आपका प्रभाव पड़ता है। अब क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बोलोगे कि भाई आपके भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आपकी जो वित्तीय संस्थान आपके हो गए, जो कि वित्तीय संस्थान आपके हो गए जो आपके बाजार हो गया बेसिकली। ठीक है, तो वित्तीय संस्थान बाजार हो गया उसकी प्रतिष्ठा को बेसिकली आपको नुकसान पहुंचाता है। देश की अर्थव्यवस्था को जो वित्तीय संकटों की तरफ धकेलने का काम करता है। विदेशी निवेशकों की बात करो तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति क्या हतोत्साहित हो जाते हैं, उनका विश्वास कम हो जाता है। कालाधन की बात करो और अवैध धन हस्तांतरण की बात करोगे तो अर्थव्यवस्था के विकास में आपको रुकावट पैदा करता है जो देश के हितों के प्रति क्या है आपकी प्रतिकूल होगा। ठीक है, और इन सभी खतरों से निपटने के लिए बचने के लिए बेसिकली भारत सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। अब कौन कौन से आपको सुझाव दोगे, कौन कौन से कदम भाई, आप बोलोगे कि देश में क्या है कैशलेस जो भुगतान को क्या है आपको अधिक उसे बढ़ावा देना होगा ताकि लेन देन को जो है प्रभावी निगरानी हो सके। ठीक है, लेकिन इसका एक अब आज के टाइम पे भारत में आप देखोगे तो जो आपका डिजिटल आपका जो लेन देन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आपकी डिजिटल चीज़ें आपकी काफ़ी हो गई है लेकिन उसे आपको कंट्रोल करने के लिए आपको जो साइबर आपका जो वो है सिस्टम है बेसिकली आपका जो आपका तंत्र है वो इतना मजबूत नहीं है, तो उससे आपको जो साइबर आपका जो क्राइम बेसिकली वो आपके बढ़ रहे हैं।
तो एक चुनौती आपके ऊपर पैदा होगी, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आप लोगों की जो अवैध धन हस्तांतरण है उसकी गतिविधियों को रोकने हेतु सभी एजेंसियां आपकी हैं, उनका आपस में आपको समन्वय आपको करना आवश्यक है भाई। आप लोगों की जो अवैध आपका धन हस्तांतरण है उसको रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक स्पष्ट नीति आपको बनानी होगी। आरबीआई को क्या है, बैंक के कामकाज पर और कड़ी निगरानी आपको रखनी होगी। लोगों के बीच आप बोलोगे जो वित्तीय साक्षरता है उसके द्वारा अवैध धन हस्तांतरण बेसिकली उसके प्रति जागरूकता आपको बढ़ानी होगी। ठीक है, इसके अलावा आप बोलोगे कि अवैध धन हस्तांतरण को रोकने के लिए क्या आपको प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको मानव संसाधन एवं तकनीकी क्षमता में आपको वृद्धि करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख उपाय आप सुझाओगे किसके संबंध में, अगर आपको धन शोधन की जो समस्या है उससे सरकार को निपटना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आपका आता है कि प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी बनी हुई है धन शोधन के रोकने के संबंध में। आप बोलोगे कि जो धन विरोधी की जो धन शोधन विरोधी आपकी गतिविधियां बेसिकली है, पेन क्या हो गया, पेन पेन चल जा, एक मिनट। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो ये धन शोधन रोकथाम बेसिकली है, अभी रोकथाम तो हो रही है, लेकिन इसे रोकने में बेसिकली आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है देश को, इसके बारे में सवाल है। आपको देखना मतलब देखते रहना है। अगर पूछा जाए कि सरकार के द्वारा जो अब कदम उठाए गए हैं धन शोधन रोकथाम के लिए, हालांकि उनकी प्राप्ति पूरी तरह से हो नहीं पाई, तो किन चुनौतियों को बेसिकली आपको सरकार को सामना करना पड़ रहा है, हमें सामना करना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे कि भाई जो धन पेन हाँ चल रहा है, ठीक है, कि जो धन शोधन है, तो धन शोधन जो विरोधी गतिविधियां हैं उनके प्रभावी क्रियान्वयन में आपके जो सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियां आपकी कौन कौन सी है, कि आरबीआई के द्वारा जो आपकी निर्धारित जो आपके केवाईसी मापदंड है, तो उनके जो प्रभावी तरीके हैं उसके जो क्रियान्वयन में आपके जो है बैंकों का विफल रहना भाई, तो बैंक उस संबंध में आपके विफल रह रहे हैं। आप बोलोगे कि जो धन शोधन आपका हो गया, जो आपका साइबर अपराध हो गया, जो आतंकवाद आपका हो गया, जो आर्थिक अपराध हो गया, ठीक है, तो इन पर अंकुश लगाने वाली जो एजेंसियां हैं तो उनकी जो बहुतायत और इसके बीच समन्वय का आपको अभाव देखने को मतलब अभाव बेसिकली देखा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है तो जितनी भी आपकी अंकुश लगाने वाली आपकी जो एजेंसियां हैं तो उनके मध्य आपको एक समन्वय का अभाव देखा जाता है। ठीक है, आप बोलोगे कि जो आम लोग बेसिकली हैं वो धन शोधन की जो आपको है उसके प्रति गंभीरता जो है उस संबंधित जागरूकता उनके अंदर उसका अभाव बेसिकली वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभाव देखने को मिलता है, तो उसमें जो आपका जटिल और जो औपचारिक प्रक्रिया है उससे बचने के लिए आप एक हवाला प्रणाली का वो प्रयोग करते हैं। समझ गए, मतलब जो आम लोग होंगे वो धन शोधन की गंभीरता संबंधित जागरूकता के अभाव में क्या है, जटिल एवं जो औपचारिक जो प्रक्रिया है उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो हवाला प्रक्रिया है उसका वो प्रयोग करते हैं भाई। आप बोलोगे जो इसके अलावा कि आपका जो कई टैक्स हेवन देश ऐसे हैं जो क्या करें, जो आपके विदेशी जो कर अधिकारी हैं उनको वित्तीय जो उनकी वित्तीय जानकारी है उनको प्रकटीकरण जो करने से संबंधित उन पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, जो उनके प्रकटन करने वाले जो आपके प्रतिबंध करने वाले आपको जो वित्तीय आपकी गोपनीयता कानून आपके हो गए नियमों के साथ आपको जो अनाम खाता खोलने की अनुमति भी देते हैं। ठीक है, जिससे जो धन शोधन संबंधी गतिविधियों को आपको बढ़ावा मिलता है। कहने का मतलब है कि कई देश आपके ऐसे होंगे जो आपके जो टैक्स हेवन देश जहाँ पर टैक्स बिल्कुल जीरो है, वहाँ पे ऐसे आपको सुविधाएं मिलती हैं कि अगर आप वहाँ पे पैसा वगैरह जमा करते हो तो किसी भी स्थिति में आपका ना ही नाम, ठीक है, ना ही अमाउंट और ना ही मतलब जहाँ से आपकी पहचान वगैरह उसे साझा करने की मतलब ऐसी गोपनीयता वहाँ पे बहुत अच्छी आपको मिलती है। तो इसलिए भी कई ऐसे जो होते हैं जो आपको पैसा बचा के जो पैसा चोरी करके उन ब्लैक मनी आपको वहाँ डाल देते हैं, उन स्विस अकाउंट में आपका सेव कर देते हैं, बोलते हैं आप स्विस अकाउंट, तो बेसिकली वही होता है। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई जो आपकी साइबर प्रौद्योगिकी है उसके साथ आपके विभिन्न प्रौद्योगिकी है उसमें आपकी तीव्र गति से आपको जो परिवर्तन हो रहा है उससे भी आपको जो धन शोधन है उस पर जो एक निगरानी रखने में आपका समस्या आपकी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इन बातों को आप चुनौती के रूप में आप सामने रखोगे धन शोधन रोकथाम के संबंध में। ठीक है, अब आप बात आएगी कि जो ब्लैक मनी बेसिकली है, ठीक है, तो ब्लैक मनी की समस्या पर अगर रोक लगाने के लिए बेसिकली क्या है, उस पर रोक लगाने के लिए आपने सरकार ने क्या प्रयास किए हैं भाई, तो कालाधन की जो आपकी समस्या बढ़ रही है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने आपको जो आपके विधायी प्रयास भी किए हैं, प्रशासनिक प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओगे कि आपका जो बेनामी जो लेन देन निषेध अधिनियम 1988 का है कि देश में कालाधन आपका हो गया और जो बढ़ती आपकी बेनामी संपत्ति है उसकी समस्या पर रोक लगाने के लिए आपका 1988 में लाया गया। आप बोलोगे कि जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में आपका लाया गया था, कम से कम इसमें क्या अगर 100 करोड़ का घोटाला आपने किया है, आपका बेनामी लेन देन के लिए, नकली सरकारी स्टाम्प करेंसी निर्माण के लिए, टैक्स चोरी के लिए, धन शोधन आदि संबंध में आपको लागू होता है। आप बोलोगे जो काले धन पर आपका श्वेत पत्र की बात करोगे, ये आपका 2012 में जारी हुआ एक रणनीतिक उपायों का एक प्रस्ताव था। ठीक है, इसमें आपका जो फास्ट ट्रैक कोर्ट आपका हो गया, प्रतिरोध दंड आपका हो गया, इन सब की बातें इसमें पूरी की।
आप डिमोनेटाइजेशन की बात करें 16 में, आप बोलोगे कि बेनामी जो लेन देन आपका मुखबिर पुरस्कार योजना है, जो अगर कोई भी व्यक्ति आपको जो बेनामी लेन देन की खबर वगैरह देता है, एक मुखबिर बनता है, सूचना देने वाले को क्या, उसकी योजना के तहत उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, भाई कि आयकर विभाग के द्वारा अलग से आपकी ऐसी योजना चलाई गई है 18 में, कि जो ऐसी इनकम से संबंधित आपको योजना जानकारी देगा कि भारत में आय और जो परिसंपत्तियों पर जो कर लग रहा है, उस चोरी कोई टैक्स से बच रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, तो ऐसे में कोई अगर कोई जानकारी या विशेष आपको सूचना देता है तो उस संबंध में उन्हें क्या पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये योजना भी, इस योजना की का भी आप उल्लेख कर सकते हो, समझिए। अब फिर सवाल आपका है कि जो भारत के लिए सीमा प्रबंधन, ये बेसिकली क्यों आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक अगर बचे हैं फटाफट हम करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो भारत की आपकी जो सीमा लगभग आपकी कितनी है, 15,000 किलोमीटर के आसपास है, भू सीमा है, और लगभग 7,000 आपकी तट सीमा है। तो ऐसी स्थिति आप जब देखोगे 15,000 कितना आपका हो जाएगा 22, तो 22,000 आपके पास अगर सीमा आपकी है, तो ऐसे में जो भारत की आपके लिए एक मजबूत सीमा प्रबंधन क्या है, वो आपका राष्ट्रीय और उसके साथ साथ आपका जो क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्या है, जो देश का अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए भी आपका एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसलिए क्या आपका जो तटीय आपकी जो सीमा आपको सुरक्षा वो आपकी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, और सीमाओं का आप जब उचित प्रबंधन करोगे तो उससे न केवल आपका सीमा पार अवैधिक जो अवैध या जो अवैधानिक जो गतिविधियां होगी उनको रोकने में फायदा मिलेगा, बल्कि उनको कम करने में सहायता तो करेगा ही, लेकिन जो आपका व्यापार सुविधा है और जो लोगों की वैध आवाजाही है उसको भी सुगम बनाने का काम करेगा। ठीक है, अब आप बात करोगे कि आपका जो सीमा प्रबंधन की चुनौतियाँ क्या क्या है। ठीक है, अब ये तो आपने इंट्रो बता दिया कि भाई आवश्यक क्यों है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि सीमा प्रबंधन बेसिकली आवश्यक क्यों है। तो आपने बता दिया भाई कि किस तरीके से आपको आर्थिक विकास में भूमिका निभाएगा। एक बड़ी आपकी सीमा, आपकी एक क्षेत्र आपका है, सीमा जो आपको बनाती है। ठीक है, अब चैलेंज आपको बताने भाई कि इनके संबंध में क्या चुनौतियाँ आपकी बनी हुई है, कि भारत की एकता और अखंडता को जो आपकी चुनौतियाँ मिल रही हैं उनको आपका सामना करना पड़ रहा है। आप बोलोगे सीमा प्रबंधन की चुनौती इसलिए है, चुनौती क्या है बिजली, कि आपका स्थलीय हो गया और जो तटीय सीमा हो गया उनका उचित सीमांकन का अभाव आपको देखने को मिलता है। सभी सीमाओं पर जटिल और जो विभिन्न प्रकार के भूभाग आपको हो गए, और जो जटिल भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं ये भी आपका एक रोल निभा रहा है। चाहे सियाचिन का आपका जो पर्वत आपका बर्फ वाला मैदान हो जाए, ठीक है, चाहे आपके उबड़ खाबड़ वाले आपका कक्ष का मैदान हो जाए। ठीक है, आप बोलोगे कि सुरक्षा से संबंध आपकी जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके समन्वय का अभाव आपको डालना है। सीमा बलों के लिए क्या अवसंरचना की बात हो जाए, उन्नत तकनीक की बात हो जाए, श्रम बल की बात हो जाए, सुरक्षा के साजो सामान की बात हो जाए, इन सबका अभाव आपको देखने को मिल रहा है। सीमांत क्षेत्रों के जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्याओं पे क्या पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अराजक तत्व क्या करते हैं, उनसे उनका फ़ायदा उठाते हैं, राष्ट्र बेसिकली जो राष्ट्र विरोध बेसिकली हम कह सकते हैं उनके प्रति उनको भड़काते हैं, राष्ट्र के प्रति। आप बोलोगे कि जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसमें आप जो सुरक्षा बल हैं उनके हेतु जो पर्याप्त आपकी चिकित्सा सुविधाएं बेसिकली उनका अभाव आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कि आपका जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसका अभाव है, अवसंरचना का अभाव है, सेना की तुलना में आपका जो पारिश्रमिक और जो भत्ता है उसमें असमानता बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सीमा पार आतंकवाद की बात करोगे, आप अलगाववादी संघर्ष की बात करोगे, अवैध व्यापार की बात करोगे, अवैध अप्रवास की बात करोगे, समुद्री डकैती की बात करोगे, तटीय सुरक्षा की बात करोगे, तो इनके उल्लंघन के मामले में आपकी वृद्धि आपकी हो रही है। आप बोलोगे कि उत्तर पूर्वी आपको जो पड़ोसी देश हैं उसमें विद्रोहियों के लिए क्या है, सीमा पार जो सुरक्षित आपका आश्रय मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं, विस्फोटक मिल रहे हैं, मादक पदार्थ मिल रहे हैं, वन्यजीव उत्पाद मिल रहे हैं, मानव और जो नकली मुद्दा की तस्करी वगैरह हो रही है। तो ये प्रमुख आपकी चुनौतियां, आपको सीमा संबंधी चुनौतियां आपको बनानी है जो कि सीमा प्रबंधन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब स्पेसिफिक आपको जानना है कि भारत की जो तटीय सुरक्षा है उसकी प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी भाई। तो तटीय सुरक्षा की आप बात जाओगे तो आप बोलोगे कि जो आपके राष्ट्र विरोधी तत्व है इसलिए उनकी जो भाई आवाजाही आपकी हो गई और जो घुसपैठ आपकी हो गई, इनके संबंधी आपकी जो गतिविधियां आपकी चुनौती बनी हुई है। आप बोलोगे कि जो आपराधिक गतिविधियां आपकी हैं उसके लिए आपका समुद्र और जो आपके अपतटीय द्वीप हैं उनका इस्तेमाल जो आपका है, और जो आपका समुद्री आपके जो रास्ते हैं उसके जरिए आपका तस्करी, हथियार और जो नस्ली दवाएं हैं उनका अवैध व्यापार हो रहा है, उस आदि को जो बढ़ावा मिलना वो आपकी चुनौती बनी हुई है। आप बोलोगे कि तटीय क्षेत्रों में जो कुछ स्थानों पर क्या हो रहा है, हथियार आपके हो गए और जो विस्फोटक हो गए उनकी जो खेप आपकी क्या है वो उतारना आपका हो गया। ताज होटल का अटैक हुआ था उसमें इसकी भूमिका बनी हुई थी, वो सब समुद्री रास्ते तो आए थे। ठीक है, आप बोलोगे कि जो आपका समुद्री मार्ग से आपको जो मध्यवर्ती उत्पाद की आपकी तस्करी करने की बात हो गई, आपकी जो जलदस्युता आपकी संबंधी गतिविधियां हो गई, जो आपकी मानव तस्करी आपकी हो गई, जो आपका अवैध रूप से मछली पकड़ना हो गया, ये सब क्या है, तटीय सुरक्षा की चुनौतियां भी बनी हुई है। आप बोलोगे कि भारतीय तटीय क्षेत्रों के समीप आपका क्या है, आपकी जो
आप मैक्सिमम देखोगे जो आपकी भारतीय राज्य की तटीय सीमा बेसिकली उसके समीप आपका क्या हो रहा है, जो आपके महत्वपूर्ण औद्योगिक आस्थान बेसिकली है। एक मिनट का, एक मिनट बस हाँ। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि जो आपके भारतीय तटीय क्षेत्र आपके हैं, तो उन तटीय क्षेत्रों के आपके जो किनारे के आपके जो महत्वपूर्ण आपके औद्योगिक और आपके जो रक्षा प्रतिष्ठान बेसिकली हैं वो स्थित हैं भाई। और उनके स्थित होने से क्या है, इन क्षेत्रों में आपका सीमा पार से जो अवैध गतिविधियां हैं और जो आतंकवादी हमले हैं उनका खतरा क्या है, अधिक आपका मंडराता रहता है। ठीक है, आप नवंबर 8 में आपका जो मुंबई पे आपका आतंकवादी हमला हुआ था उसके माध्यम से आप समझ सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे कि श्रीलंका हो गया आपका, बांग्लादेश आपका हो गया, पाकिस्तान आपका हो गया, जो अन्य आपके खाड़ी देश हैं, तो उन खाड़ी देशों के माध्यम से आप बोलोगे कि जो भारत के तटों की आपकी निगरानी बेसिकली है। ठीक है, तो इनके देशों से बेसिकली, इन देशों से, खाड़ी देशों से भारत के जो तटों की निगरानी आपकी होगी, इसकी सुविधता आपकी हो गई, वो आपका क्या है और अधिक आपको बढ़ा देती है। ठीक है, साथ ही साथ हिंद महासागर में आपकी चीन की आपकी जो बढ़ती आपकी सक्रियता है दक्षिण चीन सागर में, चीन मतलब आपकी जो आप हिंद महासागर की बात अगर करोगे आप, तो वो भी क्या है, आपकी भारत की सामरिक और आपके सुरक्षा हित हैं उसके लिए एक गंभीर चुनौती आपके पेश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब ये बोला है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपकी जो बढ़ती हथियारों का प्रतिस्पर्धा है उसके संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, उसकी आपको चर्चा करनी है। कि भाई आज के टाइम पे आप देख रहे हो ना, हर देश क्या चाह रहा है कि अंतरिक्ष पे अधिक से अधिक को सैटेलाइट भेजना चाह रहा है, अधिक से अधिक पे हथियार भेजना चाह रहा है, ताकि आपको जो हथियारों की प्रतिस्पर्धा के रूप में आप देखोगे कि भारत की क्या वहाँ पे स्थिति आपकी है। आप बोलोगे कि भारत ने क्या किया है, लंबे समय से अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया भाई, और अंजाम देते हुए अंतरिक्ष में क्या अपनी एक स्थिति को मजबूती प्रदान की है। भारत में संचार की बात कर लो, आप नेविगेशन की बात कर लो, पृथ्वी अवलोकन की बात कर लो, या अन्य जितने भी उपग्रह हैं, तो उन उपग्रहों को मिलाकर क्या है आपका एक 100 से अधिक आपका जो क्या है अंतरिक्ष अभियान बेसिकली हम बोल सकते हैं, अंतरिक्ष यान हम बोल सकते हैं, ऐसे मिशनों को क्या है संचालित किया है। और रक्षा के संदर्भ की जब हम बात करते हैं तो उस संदर्भ में अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या है भारत की कुछ जो हालिया उपलब्धियां आप उनकी बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 2019 में क्या किया भारत ने, इसरो ने क्या किया कि भारत ने क्या किया, जो आपका मिशन शक्ति है तो उस मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया भाई। वो क्या है आपका, ये एंटी सेटेलाइट आपका एक मिसाइल है, एक ऐसा भारतीय सेटेलाइट है जो क्या करता है आपको, जो मतलब आप ये बोलोगे कि क्या 19 में क्या किया, मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम किया। ठीक है, ये एक एंटी सेटेलाइट मिशन है, मिसाइल थी। ठीक है, इसने क्या किया, जो एक भारतीय सेटेलाइट था बेसिकली उसको सफलतापूर्वक नष्ट किया पृथ्वी से। तो आप बोलोगे ऐसी क्षमता हासिल करने वाला क्या था, भारत आपका चौथा देश बन गया था। तो एक उसकी उपलब्धि उसकी उपलब्धि भारत की है। ठीक है, आप अगर कल के दिन लड़ाई वगैरह होती है किसी देश के साथ, तो भारत क्या कर सकता है, मतलब धरती यहाँ से भेज के बिल्कुल ऊपर अंतरिक्ष में क्या कर सकता है, उनके सैटेलाइट को आपको नुकसान पहुँचा सकता है, ताकि ताकि जो उनकी सामरिक चीज़ें हैं उन पर आप कंट्रोल कर सको, उनको आप क्षति पहुँचा सको। ठीक है, अगर आप क्या बोलोगे कि भाई सेना आपका हो गया, नौसेना आपका हो गया, आपका वायुसेना हो गया, उनकी जो अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ हैं उसकी कमान जो हेतु आपने रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की गई है, जिसमें सेना की सैटेलाइट आपकी रोधी क्षमता भी आपकी शामिल है। और इसकी सहायता हेतु क्या है, रक्षा अंतरिक्ष आपका अनुसंधान संगठन का भी गठन किया गया है। आप माइक्रोसेट आर की बात करोगे, ये क्या है, ये एक सैन्य इमेजिंग उपग्रह था भाई। इससे क्या आपका डीआरडीओ द्वारा क्या आपका निर्मित करके पृथ्वी की निचली कक्षा है आपको लो ऑर्बिट में इसमें आपको स्थापित किया था। आप बोलोगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में संघर्ष होने की स्थिति में क्या है, जो महत्वपूर्ण चुनौतियों और जो कमियों की पहचान करने हेतु 19 में क्या क्या सरकार ने एक इंड स्पेस आपका जो है इस नाम से एक कृत्रिम अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास का आयोजन भी किया था। आप बोलोगे कि इन प्रयासों के अलावा क्या है, भारत के आपका अन्य आपकी काउंटर स्पेस क्षमता आपकी होगी, जैसा कि आपका निर्देशित गाइडेंस आप गाइडेड आपका ऊर्जा हथियार आपका हो गया, आपका लेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका प्लस, और जो समकक्षीय आपके जो मारकों के साथ साथ क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स या जो प्राकृतिक आपके हमले हैं उनसे स्वयं के उपग्रहों को रक्षा करने की क्षमता को विकसित करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको प्रयास करना है कि अगर कल के दिन लड़ाई वगैरह होती है अंतरिक्ष के क्षेत्र के संबंध में तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों का उल्लेख करना है, अगर सवाल आपका बनता है इसको लेके कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जो आपके बढ़ते हथियारों की प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भारत की स्थिति के बारे में। ठीक है, अब अगला ये बोल रहा है कि भारत में आपका जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं उनकी समस्या को बताना है, और इस समस्या के समाधान में आपको जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर था उसके महत्व को बताना है, और इसे लागू करने के समझ क्या चुनौतियाँ थी, क्या चुनौतियाँ उनका आपको उल्लेख करना है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अवैध प्रवासी की, तो आप बोलोगे कि अवैध प्रवासी कौन होंगे, तो आप बोलोगे भाई जो अवैध प्रवासी आपके होंगे वो ऐसे आपके विदेशी होंगे। ठीक है, तो अवैध प्रवासी का तात्पर्य ऐसे विदेशियों से आपको रखना है
जो अवैध तरीके से बिना सही कागज, मतलब इससे क्या हो गया, बस एक सेकेंड ना। ठीक है। तो आप बोलोगे जी अवैध आपकी जो वही है भाई कि जो आपके ऐसे विदेशी होंगे जिनके पास वैध पासपोर्ट नहीं है, वैध आपकी यात्रा के दस्तावेज, तो उन्हें आप बोलोगे अवैध निवासी बोलोगे, ठीक है, अवैध प्रवासी। और भारत की प्रमुख अगर जो समस्याएं बनी है आंतरिक समस्या के संदर्भ में, तो एक अवैध आपका जो बांग्लादेश प्रवासी है उनकी समस्या एक चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो आपकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको समक्ष क्या है, गंभीर चुनौती आपके प्रस्तुत कर रहा है, ये आपको जानते रहना है। और पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो आपका असम हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, और असम में हम जब बात कर, असम क्या है, असम आपका वर्तमान में जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसका सर्वाधिक शिकार आपका बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें सरकार ने क्या किया, इस समस्या को समाधान हेतु सरकार ने जो आपका एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर था, एनआरसी था, आपका एनआरसी बेसिकली था, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। एक मिनट, बस एक मिनट, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, थोड़ा सा ठीक हो जाए।